हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कंपनी लॉ का, जिसके अंदर हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी की। काइंड्स ऑफ कंपनी, हाँ जी, काइंड्स ऑफ कंपनी मतलब कितनी तरह की कंपनी होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया गया है, कुछ एक तरीका, कुछ क्लासिफिकेशंस डाली हुई हैं, कुछ कैटेगरी बेसिस पे मैंने लिया है, जैसे इनकॉर्पोरेशन बेसिस पे, ठीक है, शेयर्स बेसिस पे, गारंटीज बेसिस पे, है ना, पब्लिक अनलिस्टेड, इस तरीके से मैंने कुछ लिया। पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिट 3 कंपनी लॉ का, चैप्टर सेकंड का यूनिट 3 है ये। ठीक है, ये क्या कहता है, ये बात करता है किसकी, काइंड्स ऑफ, एक मिनट, ग्रीन कलर लेते हैं। ठीक है, कहता है काइंड्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी कहता है, कहता है क्या, बेसिस ऑन द इनकॉर्पोरेशन, क्लासिफिकेशन बेसिस, मतलब क्लासिफिकेशन बेसिस, बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी क्या कहता है। कहते हैं कंपनी एक्ट 2013 क्लासिफाई द कंपनी इनटू वेरियस वेरियस टाइप्स, मतलब अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप ऑफ द बेस ऑन द डिफरेंस सर्टेन सच एज अ लाइबिलिटी, नंबर मेंबर्स, कंट्रोल, पर्पस below in the detail discuss of this classification which are the relevant section, act, case law and examples। मतलब भाई जो मैं बताने वाला हूँ काइंड्स ऑफ कंपनी, उसमें ये बताऊंगा कि भैया कौन सा कंपनी, जिसमें मैं डिफाइन करूंगा लायबिलिटी बेसिस पे, मेंबर बेसिस पे, कंट्रोल बेसिस पे, पर्पस बेसिस पे। ठीक है, और जब मैं ये बताऊंगा तो आपको कोशिश करूंगा सेक्शंस बताने की, एक्ट बताने की, केस लॉज बताने की, बेहतर एग्जाम्पल्स। चलिए, तो पहला था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेशन किया गया, मतलब इनकॉर्पोरेशन कंपनी को बनाने का तरीका, इनकॉर्पोरेशन है ना, बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन उसको बोलेंगे। जैसे कि स्टैचुरी कंपनी, अब ये क्या होता है, स्टैचुरी कंपनी का क्या होता है, बोला गया कंपनी एंड कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कहता कोई एक एक्ट जो कि पार्लियामेंट से पास किया गया है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर से पास किया गया, उस स्पेशल एक्ट में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो क्या कहलाएगी, स्टैचुरी कंपनी कहलाएगी। जैसे लोकल की बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, एमसीडी दिल्ली के अंदर, ये क्या है, स्टैचुरी कंपनी है ना, स्टैचुरी कंपनी है, और जो कि ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है ना। बोला गया तो सब्जेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव एक्ट्स रेदर देन द कंपनी एक्ट 2013 अनलेस एक्सप्लिटेड स्टेटेड। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, स्पेशल एक्ट आरबीआई से है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर किया गया है। इसमें केस लो क्या है, आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979, 1979 में ये केस था आरडी सेठी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का। स्टैचुरी कंपनी आर सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स था जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था। ये क्लासिफिकेशन बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन किया, जिसके अंदर स्टैचुरी कंपनी इनकॉर्पोरेशन बेस में बांटा। ठीक है, और एक बांटा मैंने क्या, रजिस्ट्रार कंपनी है ना, रजिस्टर्ड कंपनी। बोला गया रजिस्टर्ड कंपनी कौन सा है, तो बोला गया कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ फॉल इनटू दिस कैटेगरी। मतलब कहता सारी कंपनी वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती हैं जो रजिस्टर्ड हो कंपनी एक्ट 2013 में या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो क्या कहलाती है, रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। जैसे टाटा मोटर एंड रिलायंस कंपनी, रिलायंस रजिस्टर्ड, भाई टाटा मोटर कंपनी आज की क्या है, 1956 में हो सकता है इनकॉर्पोरेशन हो, तो उससे पहले कभी इनकॉर्पोरेशन हो। ठीक है, 2013 में तो इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, तो ये क्या प्रीवियस कंपनी में रजिस्टर्ड हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर, बट फिर स्टिल भी आज वो कंपनी है, तो उसी को बोला गया रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, अब इसको बांटा गया किसमें, क्लासिफिकेशन बेस, किस बेस पे,
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब तो आपको पता ही है ना, देनदारी। लायबिलिटी मतलब क्या? देनदारी, एक तरह का डेप्ट है ना, लायबिलिटी जो देना है। ठीक है, तो बोला गया कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर सेक्शन 222। क्या है भाई सेक्शन 222? और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या है? तो बोला गया भाई सेक्शन 222 कंपनी एक्ट 2013 कुछ कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को डिफाइन किया। बोला गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये जो रेड है ना, ये डिट्टो बियर एक्ट की लैंग्वेज है। डिट्टो बियर एक्ट की लैंग्वेज है, जिसको मैंने नीचे तोड़ करके लिखा हुआ है। बोलता है मीनिंग अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड बाय देम। देखो उसको समझाता हूँ। बोलता है मीन्स अ कंपनी, देखो कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय द शेयर है, मतलब जिस बंदे ने, जो भी इसका ऑनर है, जितनी कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, एक मेंबर की उतनी ही लायबिलिटी है जितना उसने लिमिटेड बाय द शेयर मेमोरेंडम ऑफ द अमाउंट्स, जो इस अमाउंट की उसने लायबिलिटी ली हुई है अनपेड, जो शेयर उसके अनपेड है। मान लो मैंने कंपनी शेयर इशू किया, मैंने कंपनी ले लिया, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं एप्लीकेशन पे आ गया, कुछ होता है अलॉटमेंट पे, कुछ कॉल्स पे होते हैं, है ना, डिफाइन कर दिया गया। तो जो शेयर मेरा अनपेड होगा, मैं सिर्फ उसके लिए ही लायबिलिटी हूँ, ठीक है, उसी पैसे को मेरे को देने के लिए लायबल हूँ अगर कंपनी डूबती है तो। इसलिए बोला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। देखो अब इसको एक सिंपल और साधारण लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज, ये पूरी, ये समझ लो कि ये है पूरा का पूरा बियर एक्ट। अगर ये पूरा याद करके एग्जाम में लिख के आ जाते हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर सेक्शन 222, बड़ा याद आसानी है, याद करने का तरीका है 222, है ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसमें दो ही दो 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 बस देना पड़ेगा, जितने की गारंटी लिए, जितने की लिमिटेड उतना देना पड़ेगा, तो दो 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 देनदारी। ठीक है, बोला गया द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर। अगर नहीं आते तो सिर्फ उसको पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट ये रहा, यहाँ दूसरा पॉइंट ये रहा, यहाँ तीसरा पॉइंट, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिमिटेड डाल दिया, इन्फोसिस लिमिटेड, है ना। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कंपनी स्ट्रक्चर, कहता मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है ये कंपनी स्ट्रक्चर का। ठीक है, देखो जो इस पूरे उसमें डेफिनेशन में बात लिखी गई, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक हाईलाइट करके लिख दिया, क्योंकि मुझे यही चीज़ पता था नॉर्मल कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब लिमिटेड टू बी अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर, और यही बात ऊपर भी लिखी हुई है। बस लिखा गया क्या, मीनिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी का मतलब है हैविंग बाय द लिमिटेड, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी हो, ऑफ इट्स मेमोरेंडम लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर होल्डर रिस्पेक्ट ऑफ हेल्प बाय दम। यही बात मैंने शॉर्टकट करके लिखी, सीधी सी बात है। तो जो शॉर्टकट में लिखा है वो भी अगर आप लिख के आ रहे हो तो चलेगा। चलो आगे चलते हैं। कहता मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कंपनी स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल है इन्फोसिस लिमिटेड, केस लो है सेलमैन वर्सेस सेलमैन कंपनी लिमिटेड 1897। अगला अगर देखा जाए नहीं जा रहा है, नहीं हो रहा, नीचे चलो ऐसे चले जाते हैं माउस से, आ गया। बोला गया कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी सेक्शन 222, ये क्या कहता है, कहता कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स member limited by the memorandum such as amount as a member may respective undertaking to contribute to their assets of the company in the event of its being bound up। मतलब कहता कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये होती है कि एक जब कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया तो गारंटी दी गई कि कंपनी कल को डूबेगी तो जो भी उसका डेप्थ होगा मैं पे करूंगा, और ये
तब होगा, तब दूंगा जब कंपनी बाइंडिंग अप पे जाएगी, कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। लिक्विडेट मतलब बंद होने के कगार पे आ जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पॉइंट में कि पॉइंट फर्स्ट में क्या कहता है, कहता है मेंबर्स कंट्रीब्यूट अ प्री एग्री अमाउंट इन केस ऑफ बाइंडिंग अप। कहता है प्री एग्रीड अमाउंट, कहता है वो एग्रीड होता है बाइंडिंग अप के टाइम पे, जो भी उसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि होता है ना, ये यूज किसके लिए होता है, फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ज्यादातर जो यूज होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब मान लो कोई संस्था खोली गई जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रॉफिट पे काम नहीं करती है, तो कहता है कोई बात नहीं, आप काम करते रहो, अगर कंपनी लॉस में हुई तो हम उसकी गारंटी देते हैं कि हम उसको फुलफिल करेंगे उसके डेप्थ को। तो ये ज्यादातर वहां यूज होता है, जैसे क्रिकेट क्लब्स या चैरिटी ट्रस्ट। बोला गया न्यू हॉरिजन, नहीं केस लो है, न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इसमें क्या होता, हाईलाइटेड टू रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट एंटिटी। इसके अंदर हाईलाइट हुआ था रोल नॉन प्रॉफिट एंटिटी का। अगली कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब भैया बोला गया सेक्शन 292। सेक्शन 292 देखो, जो सेक्शन 2 होता है ना, वो हमेशा बात करता है डेफिनेशंस की, और सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 के अंदर डेफिनेशन दिखाया गया अनलिमिटेड कंपनी का। क्या बोलता है, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स नॉट हैविंग एनी लिमिट्स ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स शेयर मेंबर। मतलब कोई लिमिट नहीं है लायबिलिटी की, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं या शेयर मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, मतलब कि उनकी लायबिलिटी ज्यादा हो सकती है पर्सनल एसेट तक। बोला गया मेंबर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी मीनिंग पर्सनल असेट्स कैन बी यूज टू कवर कंपनी डेप्थ। मतलब कि कल को अगर कंपनी डूबने लगी तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब हुआ कि अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है कि कल को अगर कंपनी डूबने लगी तो उसके डेप्थ, पर्सनल डेप्थ को भी, पर्सनल असेट्स को भी यूज किया जाता है कंपनी के डेप्थ के लिए। बोला गया रेयरली यूज ड्यू टू हाई फाइनेंशियल रिस्क। सीधी सी बात है, अनलिमिटेड कंपनी कौन बनाएगा भाई? कंपनी बनाने का मतलब क्या रह गया भाई? कंपनी लोग बनाते इसलिए कल को अगर कंपनी डूबने लगी, घोटाला हो जाए तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहे। अब वो इसलिए कोई बनाएगा कि भैया चलो कंपनी डूब जाएगी तो मैं दूंगा भाई, पर फिर भी मुझे कंपनी बनाना, तो इसलिए बहुत ही हाई रिस्क होता है फाइनेंशियल, इसलिए बहुत कम यूज का यूज होता है। ठीक है, सम लॉ फॉर्म्स, इसके ज्यादातर सम लॉज फॉर्म, एग्जाम्पल क्या है, कुछ लॉ के फॉर्म होते हैं ऐसे। इसका केस लॉ अगर देखा जाए तो केस लॉ के केस में क्या है, मैकुरा वर्सेस नॉर्थर एश्योरेंस कंपनी 1925, क्लियरिफाई पर्सनल लायबिलिटी इन अनलिमिटेड कंपनीज। क्लियरिफाई किया गया पर्सनल लायबिलिटी अनलिमिटेड कंपनी के अंदर। 2 पॉइंट बताए थे मैंने, एक रजिस्ट्रेशन बेस पे बताया, ये रजिस्ट्रेशन बेस पे, रजिस्ट्रेशन देखो हमने जब बात करी इनकॉर्पोरेशन बेस पे तो इनकॉर्पोरेशन में स्टैच्यूटरी कंपनी की बात करी, ठीक है, और रजिस्टर्ड कंपनी की बात करी, है ना। फिर हमने उसकी बात करी कि मेंबर लायबिलिटी बेस पे, तो लायबिलिटी बेस पे बात करी तो हमने क्या बात करी, गारंटीड, लिमिटेड। ये देखो हमने बात किया पहले इनकॉर्पोरेशन बेस पे तो स्टैच्यूटरी कंपनी जो कि सरकारी कंपनी होती है, एक रजिस्टर्ड कंपनी जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी आती है, ठीक है, उसकी बात करी। फिर जब बात करी हमने लायबिलिटी बेस पे तो हमने बात करा लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, गारंटी, है ना। ये रहा लिमिटेड, गारंटी और अनलिमिटेड। अब बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर। किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। ऐसे देखो 6 क्लासिफिकेशन आएंगे और उनके अंदर अलग कंपनी आएगी। बोला गया 1 पर्सन कंपनी, मतलब सेक्शन 226 जो बात करता है 1 पर्सन कंपनी की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा कंपनी बनाने के लिए नॉर्मली तो चाहिए होती है दो मेंबर, 2 डायरेक्टर कंपनी बनाने के लिए चाहिए होते हैं, दोनों मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं। बट 2000 कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडमेंट के साथ आया, ये 2000 अमेंडमेंट के साथ आया, और जिसमें ये बताया गया कि भाई 1 पर्सन कंपनी भी, ओपीसी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, बनाया जा सकता है। 1 पर्सन कंपनी की डेफिनेशन देखो क्या दिखा हुआ है। 1 पर्सन कंपनी की डेफिनेशन कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैव ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। बस 1 पर्सन कंपनी का मतलब ही यही है कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया गया तो उसके अंदर सिर्फ एक व्यक्ति होगा। समझ रहे हो, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया गया तो उसके अंदर कितने व्यक्ति होंगे, सिर्फ एक व्यक्ति। इट इज कॉल्ड टू 1 पर्सन कंपनी। तो मीन्स अ कंपनी incorporated by has only which has
ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। अब इसको लिखा गया टॉप पॉइंट में बना के जो लिखा हुआ है, बोला गया सिंगल मेंबर कंपनी, याद नहीं होगा तो इतना याद ही होगा, डेफिनेशन याद होती है तो याद ही होगा, सिंपल लैंग्वेज है। सिंगल मेंबर कंपनी विद द लिमिटेड लायबिलिटी, है ना, प्रमोटेड इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर्स, मतलब क्या लिखा ये लाइन, कहता है भाई प्रमोट कर रहा है इंटरप्रेन्योर्स को, नए जो नए लड़के बिजनेस करना चाहते हैं तो वो अकेले होकर भी अपनी कंपनी रजिस्टर करके अपना काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टार्टअप रजिस्टर्ड एज अ ओपीसी, कोई भी कंपनी ज़्यादातर क्या होती है स्टार्टअप होती है, रजिस्टर कर सकता है एज अ ओपीसी। बिल्कुल 2009 का ताज़ा केस है, 2019 का 2019 का केस है, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया था लिमिटेड लायबिलिटी इज ऑन ओपीसी, लायबिलिटी इन ओपीसी की लायबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया। स्टेट ऑफ पंजाब का केस है और यह है जसबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2019 का केस। ठीक है, एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी। अब ये प्राइवेट कंपनी कौन है, सीधी सी बात है, तो क्या बोलता है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है मेरे ख्याल, ये क्या है, ये है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन एज पर लॉ। थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है बट हम उसको फिर भी पढ़ेंगे और तोड़ के पढ़ेंगे। मैं इसके लिए हाईलाइटर लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर मजा आएगा पढ़ने में। चलो, बोला गया प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, कहता मीन्स अ कंपनी हैविंग द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, क्या बोला गया, पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, मतलब कहता वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल हो, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो, और वो प्रिस्क्राइब किसमें हो, आर्टिकल्स के अंदर। आर्टिकल्स मतलब क्या, आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएट्स, AOA, जो मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, AOA। इसके पॉइंट्स बनाए गए। पहला पॉइंट जो कहता है रिस्ट्रिक्टेड द राइट्स टू ट्रांसफर द शेयर्स, सीधी सी बात है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर राइट्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। दूसरा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिटेड द नंबर ऑफ द इट्स मेंबर 200, मतलब वन पर्सन कंपनी में ही वन पर्सन को होता है, उसको छोड़ के इसके अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। कहता प्रोवाइडेड दैट वेयर आर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली, मतलब एक कंपनी 2 पर्सन जॉइंटली मिलके, चाहे वो एक को शेयर होल्ड करें चाहे उससे ज्यादा होल्ड करें, पर रहने चाहिए 2। मतलब अगर मैं हूं, मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना और 99% शेयर मैंने रख दिया, एक व्यक्ति को मैंने 1% शेयर दे दिया, तब भी हम दोनों मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट अगर मैं सारे के सारे में रख लूँ उसको एक भी शेयर दूँ तो नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं 1% कंपनी हो जाऊंगा, तो मेरे को 2% करने पड़ेंगे, तब मैं प्राइवेट लिमिटेड में आ पाऊंगा, प्राइवेट कंपनी के अंदर आ पाऊंगा। बट इसके अंदर लिमिट है 2 से 200 तक, उससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। ठीक है, शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, और ये ट्रीटेड क्या किया जाता है, एज अ सिंगल मेंबर। एक शेयर भी अगर उसके पास है तो वो एक सिंगल मेंबर ट्रीटेड किया जाएगा। चलो पॉइंट्स बाय पॉइंट पढ़ते हैं। तो बोला गया प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसके अंदर मेंबर कितने हैं, मेरे साथ बोलना, मेंबर कितने हैं, 2 मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी। बोला गया रिस्ट्रिक्शन ऑफ द शेयर ऑफ ट्रांसफर, क्या है, शेयर ट्रांसफर करने के लिए क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ये शेयर ट्रांसफर अपना नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, रिलायंस लिमिटेड कंपनी, केस लो क्या है, डील एंड क्रिग्नोट इन्वेस्टेड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पीके, क्या लिखा है भाई, प्रथापन, एक तो वर्ड्स ऐसे नाम भी ऐसे, प्रथापन 2004। क्या डिस्कस हुआ था, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द प्राइवेट कंपनी, इसके बाद वैलिडिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। अब आता है पब्लिक कंपनी ऑफ द सेक्शन 271। देखो नीचे काफी जिनके मैंने सेक्शंस नहीं दिए क्योंकि सेक्शन मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे। ठीक है, सेक्शंस के लिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं पर सेक्शन बेसिस पे शॉर्ट्स बना रहा हूँ, 1 मिनट का एक शॉर्ट्स आप डेली देखिएगा, जिसके अंदर बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ और आपको याद होगा, जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एग्जाम के टाइम पे भी आप आसानी से सेक्शन देख लेंगे तो बहुत सारी बातें आपको उसमें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बोलता है पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 कहता है मिनिमम 7 मेंबर, मिनिमम कितने 7 मेंबर और नो अपर लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। मार्केट में शेयर इशू हो चुका है, स्टॉक ऑप्शन ग्रो अप स्टॉक, कितनी जगह डीमेट अकाउंट खुलवा, कितना ही चाहे आप शेयर्स खरीद लो। ठीक है, उसके कोई मेंबर की लिमिट नहीं है।
पर पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए 7 मेंबर मिनिमम चाहिए। बोला गया शेयर आर फ्रीली ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सीधी सी बात है, फ्रीली ट्रेड ऑन ट्रांसफर के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे एचडीएफसी बैंक के शेयर ले लो, कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्सेस टाटा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का, जिसके अंदर डिफाइंड किया गया पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल। क्लियर। चलो अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी, ज्यादा ऊपर चला गया क्या अभी, ज्यादा ऊपर चला गया लगता है। हाँ, अब चौथा क्लासिफिकेशन क्या था भैया? चौथा क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंट्रोल। सीधी सी बात है, बेस्ड ऑन कंट्रोल। जैसे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, है ना, जॉइंट वेंचर कंपनी। ठीक है, अब ये क्या है होल्डिंग कंपनी? मतलब कौन सी कंपनी होती है? होल्डिंग कंपनी को सेक्शन 246 में डिफाइन किया गया। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो दूसरी कंपनी के अंदर 51% शेयर का 51% शेयर या उससे ज़्यादा का इन्वेस्ट करती है, उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी। जैसे बोला जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट या तो वो हो या तो कंट्रोल या मैनेजमेंट का उसका की मैनेजमेंट उसके हाथ में हो। जैसे एग्जांपल देखो क्या लिखा, देखो कहता अ कंपनी दैट कंट्रोल अनदर कंपनी बाय होल्डिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर शेयर्स या वोटिंग पावर। मेजॉरिटी शेयर होल्डर या वोटिंग पावर का मतलब क्या हुआ? वोटिंग पावर का मतलब क्या हुआ? 51% से ज्यादा। ठीक है, मोर 51% से ज्यादा, है ना। जैसे टाटा सन लिमिटेड, जिसको बोलते हैं कि वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 डिफाइंड कंट्रोल इन होल्डिंग कंपनी, इसके अंदर डिफाइन किया गया। एक आता सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो कौन सी कंपनी होती है? जिसकी होल्डिंग कंपनी होती है। मतलब सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर उसके इन्वेस्टर का पैसा 51% है और उससे ज्यादा है। ठीक है, वो क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी। देखो जो होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है, इसका बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बहुत अच्छा डिटेल में है, पर जो मेरा शॉर्ट्स आएगा उसमें आएगा, इसमें भी डिटेल में। चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ यार, जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ देते हैं। चलो होल्डिंग कंपनी 46 था ना, 46 पहले तो सेक्शन 2 पे चलते हैं। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? ब्रेक चल रहा है? ब्रेक सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? देखो भैया सब बढ़िया चल रहा है। आ गए डेफिनेशन पे और हम आ गए 46। ये देखो क्या कहता है होल्डिंग कंपनी, क्या कहता है? कहता है होल्डिंग कंपनी, अरे भाई रुको रुको, पेन नहीं लिया यहाँ, ये रहा। कहता है होल्डिंग कंपनी कहता है इन रिलेटेड टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। मतलब वो कंपनी जिसके पास क्या हो? सब्सिडरी कंपनी हो, वो क्या है? वो होल्डिंग कंपनी है। अब सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन, होल्डिंग कंपनी यही खत्म हो जाता है, पर सब्सिडरी कंपनी थोड़ा आगे चलेगा। 87 था ना, 87 ये देखो कितना अच्छा डेफिनेशन। देखो यहाँ तक पूरा अच्छा खासा एक्सप्लेन किया हुआ है सब्सिडरी कंपनी को। क्या इतना पूरा एक्सप्लेन किया यहाँ तक। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक चीज़ को। हाईलाइट हमने कर लिया है और उसका पेन ले लेते हैं। ठीक है, चलो बोला गया सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी एक ही बात है। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से दैट होल्डिंग कंपनी, जिसका रिलेशन हो किसी अदर कंपनी से, जिसको हम बोले होल्डिंग कंपनी, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी फर्स्ट क्या है? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या हो? कंपोजिशन कंट्रोल हो जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, है ना।
दूसरा पॉइंट बोला गया, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल एदर इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। मतलब कहता है कि भाई देख जो है ना 51% से ज्यादा होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा भाई मोर देन हाफ। एक का अगर आधा करा जाए तो क्या होता है 50% होता है। अब इससे जब ज्यादा की बात करी जाए तो क्या बोलेंगे 51%, तो यही तो हो गया मोर देन हाफ। तो मतलब 51% उसके अंदर क्या है, उसकी वोटिंग पावर है, उसकी इन्वेस्टमेंट है। नीचे क्या लिखा, प्रोवाइडेड सच क्लासेस और द होल्डिंग कंपनी आर मे बी प्रिस्क्राइब शैल नॉट हैव लायर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अच्छा एक बात बोलूं, फॉर एग्जाम्पल द पर्पस ऑफ दिस केस, ये कुछ केस दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी का, मान लो मैं इसको समझाता हूं कि यहाँ ए है, ये बी है, ए ने बी में क्या कर रखा है 15% इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, सॉरी ए में बी ने 15% इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, और इस बी ने इस सी के अंदर कितना इन्वेस्ट कर रखा है, इस सी के अंदर परसेंटेज, सी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है 75%, और इस सी ने इसके अंदर 60% इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस 60% का अगर 75% ये है तो 60 का 50 क्या हुआ 30, और 75 क्या हुआ 45, तो 15 प्लस 45 किसका हुआ बी का। तो बी की जो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी वो क्या, बी की जो होल्डिंग, ए की जो होल्डिंग, बी की जो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी वो ए है इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी वो क्या कहलाएगा सब्सिडरी ही कंपनी कहलाएगा, क्योंकि क्या हो गया 45 और 55 60 हो गया ना भाई, सॉरी 60%, ठीक है, समझ में आ गया वो है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो बोला गया एक कंपनी शैल बी डीम टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू सब क्लॉज 1 या सब क्लॉज 2। कहता वो जो रेफर कर देता है कंट्रोल किससे, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में। इफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, a company of company board of director will be deemed to be controlled by the another company if that other company is be exercise of power accessible by its discretion can appoint or remove all the majority the director। मतलब कहता मान लो ए कंपनी है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं उसको, है सॉरी, ठीक, इसको यहाँ समझना, ठीक है, यहाँ समझो, यहाँ समझो। मान लो कि ये है ए है हमारे पास, और ए ने क्या करा, ये भाई पेज के साथ साथ ये भी बड़ा हो गया है, वापस चल भाई, ठीक है। ये कहना चाहता है ऑल द रिमूवल, मान लो कि कोई ए कंपनी है और यहाँ क्या है बी कंपनी है, ये इसके जो डायरेक्टर हैं, इसके जो भी की मैनेजमेंट पर्सन है इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब बी जो है वो सब्सिडरी कंपनी है किसकी, ए की। ये पॉइंट ये कहता है हमसे। चलो सी पॉइंट एक्सप्रेस कंपनी इंक्लूड में एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी में क्या होता है द एक्सप्रेशन कहता है कंपनी का मतलब इसके अंदर क्या है इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कहता है अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसको हम कंपनी मान रहे हैं सब्सिडरी कंपनी के से। मतलब अगर बैंकिंग है या क्या कहते हैं फाइनेंशियल है, इन्वेस्टमेंट, हम उसको भी कंपनी मान के चल रहे हैं। मान लो अगर कोई बैंकिंग कंपनी किसी मैन्युफैक्चर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देती है तो बैंकिंग कंपनी भी होल्डिंग या सब्सिडरी हो सकती है, चाहे अगर वो कम उसमें इन्वेस्ट किया जाए या वो किसी में इन्वेस्ट करे तो। ये लाइन ये कहता है। नीचे आ जाओ, कहता है लेयर की बात करते हैं। इन द रिलेशन टू बी होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरी या
सब्सिडरीज, मतलब लेयर की बात समझना। मान लो ये ए है, ये बी, ये सी, ये इसकी होल्डिंग है, ठीक है, ये डी इसकी, मतलब ये इसकी होल्डिंग कंपनी, ये इसकी होल्डिंग कंपनी, इसके हिसाब से ये भी इसकी होल्डिंग कंपनी। बट अगर सी इसकी होल्डिंग कंपनी है तो ये नहीं होगा। कैसे? देखो क्या बोला, चल देखो समझो। होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरी, इसकी सब्सिडरी, या सब्सिडरीज मतलब इसकी सब्सिडरीज, सिर्फ दो, यहाँ तक नहीं आएगा। ये लाइन इसने ये कहा। चलिए हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी को समझाऊं भी, सेक्शन भी बताया मैंने, ठीक है, कंट्रोल भी बता दिया। ये रहा कंट्रोल, सिंपल सा डेफिनेशन है। यहाँ तो आगे बढ़ते हैं। एक आया एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या है? जिसके अंदर 20% हो, मोर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो कि सेक्शन 6 में बताया गया। चलो इसका भी डेफिनेशन पढ़ ही लेंगे, ठीक है, सेक्शन 2(6) में आया। फिर आया सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट। सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। वही कंपनी होती है जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है। कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जा रही है वो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आता है, जिसको नॉन प्रॉफिट कंपनी बोलते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैरिटेबल पर्पस होता है, लाइक एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा, है ना। इन्फोसिस फाउंडेशन, इन्फोसिस का फाउंडेशन क्या होता है? ये क्या है? ये एक चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है। बोलता है सेक्शन 406 जिसको बोलते हैं निधि कंपनी, सेक्शन 406। अब बोलोगे भाई यहाँ 406 क्या है? तो भाई सेक्शन 2 के अंदर निधि कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट सेक्शन 406 बात करता है निधि कंपनी की, जो कि इंश्योर करता है सेविंग एंड लीडिंग अमॉन्ग मेंबर्स, है ना, जैसे कॉन्टैक्ट डील विद द नॉन मेंबर्स, है ना। एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होती है, जैसे कि होता क्या है कि भाई 100 रुपये करके सब लोग देंगे जितने भी सोसाइटी के मेंबर हैं, ताकि किसी एक को लोन की जरूरत पड़ेगी। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 जने हैं, ठीक है, 5 जने, ठीक है, इसको भी ले लो, 5 जने, 5 जने 100 रुपये दो, 500 रुपये हो गए, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा जना है, तीसरा बंदा जो है, इसको लोन की जरूरत पड़ी 500 रुपये की, तो हमने क्या करा? इसको ये पैसा दे दिया, ये पैसा हमने इसको दे दिया। इसका मतलब क्या? हमने इसको लोन दे दिया, तो हमने ये क्या करा? नॉन मेंबरिंग ऑफ बेनिफिट दिया, म्यूचुअल बेनिफिट मिला इसको, सबको, है ना। अब फिर किसी और को चाहिए होगा तो हम किसी और को लोन देंगे, ये पैसा हम इस तरीके का चलता है इसके अंदर। इसको बोला गया निधि कंपनी। फिर होता है डोरमेट कंपनी, ठीक है, सेक्शन 445। अब ये सेक्शन 455, अरे भाई ये सेक्शन 455 बात करता है किसकी? डोरमेट कंपनी की, जो बोलता है इनएक्टिव बट रजिस्टर्ड फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट फॉर आईपी होल्डिंग, मतलब फ्यूचर में करेगा। जैसे कि सेल कंपनीज बोलते हैं इसको, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज़ादी बचाओ आंदोलन सन 2003, आंध्र प्रदेश मिसयूज ऑफ डोरमेट कंपनी, ठीक है, उसके बारे में। तो डोरमेट कंपनी क्या होगा? निधि कंपनी, डोरमेट कंपनी, जो कि किसके बात पे था, है ना, जो कि पर्पस और द बेस ऑफ पर्पस था। 1% नॉन प्रॉफिट की वजह से निधि कंपनी एक सोसाइटी के पर्पस से था, ठीक है। डोरमेट कंपनी किसके पर्पस था? जो कि एक फ्यूचर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बनाई गई, है ना, रजिस्टर्ड किया गया एक फ्यूचर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिसे डोरमेट कंपनी बोला गया। फिर आ गया बेस ऑन लिस्टिंग, भी हमने डिफाइन किया गया, तो बोला गया पब्लिक लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है, ठीक है। जैसे बोला गया शेयर ऑफ लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, है ना, शेयर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इन्फोसिस दे रखा है, सीबी में रजिस्टर्ड कर रखा है। Unlisted company is the company that are not listed on the any recognition exchange or whose share not freely trade in the public market. Not a public trade, जिसके शेयर पब्लिकली ट्रेड नहीं होते, वो कौन से होते हैं? अनलिस्टेड कंपनी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो अगर यहाँ तक देखी है और अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।